गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग एनर्जी के साथ। या खुदा गुड मॉर्निंग। मेरे को पता नहीं क्या हो गया, खाने क्या खा के आए कवे? नहीं, मैं लाउड स्पीकर फिक्स कराया आपने अपने गले में? लाउड स्पीकर। फिर नो मैटर हाउ टायर्ड यू आर, बट आई थिंक एक्ट करना चाहिए। आई मीन, आर यू टायर्ड? इस वीकेंड के बाद भी यू आर टायर्ड? वाज दैट अ वीकेंड? डिबेटेबल। नहीं, ज़रा कुछ कमिटमेंट्स थी, कुछ शूटिंग्स थी, कुछ रिकॉर्डिंग्स वो करनी जरूरी होती है। लेकिन एक चीज के मतलब आपको रेस्ट की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है और उसके बाद यू लाइक ओके। ज़ाहिर इंसान है ना एक तरह से। लेकिन एट द सेम टाइम शुएब, अगर इस चीज को देखा जाए कि जिस तरह आपने कहा नो मैटर व्हाट, जो आप काम कर रहे हैं उसमें दिल लगाकर आप अपनी 100% एनर्जी नहीं, जान लगा के आगे बढ़ते। हाँ, दिलो जान से। हाँ, दिलो जान से। मुझे लगता है खेल के मैदान में भी अब दिलो जान से सबको लगाना पड़ेगा जनाब, क्योंकि ज़ाहिर है ये सबसे बड़ा मेला है दुनिया का और जो कि सज चुका है। और जब हम प्रोग्राम के आगाज इस मेले से कर रहे हैं, यानी वर्ल्ड कप की हम बात करते हैं, तो जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहुंच चुकी है T20 वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका। और उन्होंने ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा भी लिया, लेकिन बारिश की वजह से वो ट्रेनिंग सेशन थोड़ा सा मुतासर हुआ। अब आगे चल के मैचेस मुतासर ना हो, ये मेरी दुआ है। अच्छा, लग रहा है कि काफ़ी पुरज़म है, क्योंकि जो कप्तान है बाबर आजम, वो ये कहते हैं कि वर्ल्ड कप जीत कर कौम को खुशियां देना चाहते हैं। कौमी खिलाड़ी अब जो हैं वो टेक्सास पहुंच चुके हैं और काफ़ी वो फ्रेश नज़र आ रहे हैं। पिछले ज़रा 2 मैचेस हुए, 3 मैचेस, 2 मैचेस हुए नहीं थे, दूसरी सीरीज थी ना। हाँ, तो रेस्ट तो मिल गया ना, ये कह रही हूँ। हाँ, तो let's move on. There's another series going on. ठीक है, अच्छा, फिर वो बड़ा एंजॉय भी कर रहे हैं साथ। हाँ, एंजॉय कर रहे हैं। ये आप इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे थे ज़रा स्टेडियम, लेकिन मैं आपको लेकर जाऊंगा एक और जगह पर जहाँ पर टेक्सास में बुल राइडिंग उन्होंने देखी। खुद तो बड़ा एंजॉय। वो जो हैट होती है वो पहनी, हैट उन्होंने पहनी और उसके बाद उन्होंने ज़रा मुकाबला देखा और बहुत ज़्यादा वो खुश हुए। ठीक है, आगे बढ़े तो सबीन, अब अगर वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह आपने भी आगाज़ में कहा कि जीत के लिए पुरज़्म है, तो ऐसे में ऐलानात अभी से होना शुरू हो गए कि अगर आप जीतेंगे तो फिर क्या आपको तोहफा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, सऊदी अरब की तरफ से ऐलान किया गया है, सऊदी सफ़ीर नवाफ उन्होंने ये ऐलान किया है कि अगर पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप जीत जाती है तो अगले बरस हज पर शाही मेहमान होगी पूरी टीम। जबरदस्त। ये देखिए कितने बड़े दिल के साथ उन्होंने कितना बड़ा ऐलान किया है टीम के लिए। ये सपोर्ट बहुत मैटर करती है जी। बिल्कुल ऐसे ही है, कहीं से भी हो। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन अल मालिकी, और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खुसूसी वीडियो पैगाम में नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा है कि पाकिस्तानी टीम इंशाअल्लाह ये टूर्नामेंट जीतेगी। वर्ल्ड कप जीतने पर पाकिस्तान टीम को, जिस हमने अनाउंस भी किया कि अगले बरस हज पर वो शाही मेहमान होंगे, तो जाहिर है हम ये दुआ भी करते हैं कि पाकिस्तान टीम ये जीत जाएगी। बड़ी खुशी होगी वैसे। अच्छा, ये चीज़ें आपको बड़ी मोटिवेटेड भी रखती हैं, सो ये अच्छी बात है कि एक मोटिवेशन दी जा रही है हर तरफ से। तो अब जी पाकिस्तानी टीम इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो खेलेगी भी। और जाहिर है ये तो हम बात पाकिस्तान टीम की कर रहे हैं सभी, लेकिन अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें तो वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं बराह रास्त आपने कहाँ देखने हैं? 10 स्पोर्ट्स पे। बिल्कुल। और एक और ऐलान जो आज हम करना चाहते हैं वो ये है कि जब आप 10 स्पोर्ट्स पर मैचेस देख रहे होंगे, ट्रांसमिशन देख रहे होंगे, प्रोग्राम्स देख रहे होंगे, उनसे जुड़ा कुछ ऐसा सवाल जो कि हम इस प्लेटफॉर्म से आपके सामने रखेंगे और उस सवाल के जवाब में आपको मिलेंगे गिफ्ट्स। तो आपने रहना है तैयार, देखना है 10 स्पोर्ट्स और सुबह के वक्त देखना है सुबह से आगे, ताकि जब यहाँ से हम सवाल करें, लेकिन सवाल जुड़ा होगा 10 स्पोर्ट्स की ट्रांसमिशन से, उस सवाल के जवाब में फिर आपको गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे। ये हम डेली बेसिस पर इंशाल्लाह करेंगे आगे चलकर। तो लेट्स सी कौन कितने गिफ्ट हासिल करने में होता है कामयाब। बिल्कुल जी, जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं जी। पाकिस्तान के मौसम की अगर आज बात करें कि पहले एक और बात ना कर लें, क्या शादी के मौसम की बात कर लें? शादी के मौसम, वीकेंड पे एक सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा उस पर गपशप होती रही है, डिस्कशन होती रही है, खुश हुए लोग बहुत ज्यादा। जाहिर है हर किसी को खुश रहने का हक है। अब फिरोज खान की एक बार फिर शादी के बंधन में वो बंध गए हैं और उनकी जो वीडियो है दूसरी शादी की वो सोशल मीडिया पे वायरल है। पिक्चर्स देखी जा रही हैं। दुआ नामी लड़की है जिनसे उनकी शादी हुई है और लोग जो हैं उनको ज़िंदगी का, क्योंकि फ़िरोज़ अपने यहाँ सफ़र शुरू करने के लिए जा रहे हैं, तो मुबारकबादें भी दी जा रही हैं। और इसके अलावा उनकी बहन हमारा मलिक की बात की जाए, उन्होंने भी दुआ पैगाम सोशल मीडिया पर उन्होंने अपलोड किया है। उन्होंने कहा कि अल्लाह बुरी नज़र से बचा और हमेशा आफियत में रखे, ये उन्होंने दुआ की है हमारा मलिक ने। और इसमें ज़ाहिर है जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके साथी हैं वो भी उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मौसम की। अगर सबीन ने आज मुझे कहा कि गर्मी का जोर टूट जाएगा या बारिश होगी, मैंने इससे पूछना है ये इन्फॉर्मेशन का मुझे सोर्स बताओ। ये जो टीम प्रोड्यूसर साहब जरा सरदार सरफराज साहब को लाइन पे लेने की कोशिश नहीं, मुझे जवाब पता है उनका।
वो कहते हैं स्कैटर्ड। अच्छा चले जी, इस्लामाबाद की बात करते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बात करेंगे, इस्लामाबाद में कम से कम जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके अलावा लाहौर की बात करेंगे, कम से कम 29, ज़्यादा से ज़्यादा 39 डिग्री सेंटीग्रेड है। कराची की बात करेंगे, कराची में कम से कम 29, ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसके अलावा पेशावर की बात करेंगे, कम से कम 28, ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोयटा की बात करेंगे, कोयटा में कम से कम 16, ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पूरे मुल्क में जो है गर्मी की शिद्दत है इस वक्त का जो मौसम मैं बता रही हूँ, पूरे दिन कैसे मौसम चेंज होता है, ज़ाहिर है वो टेम्परेचर बदलता रहता है, लेकिन सूरज ज़ोरों शोर से जनाब वो चमक रहा है और वो आंखें दिखा रहा है। सो ये है आज का मौसम जो कि महकमा मौसमियात ने बताया है शुएब, और मैंने आप तक पहुंचा दिया है। बट कोयटा की शामें तो अच्छी हैं, आपने कहा 16 डिग्रीज कम से कम, दैट मींस रातें अभी भी ठंडी हैं। रातें होती है, लेकिन इस वक्त के मौसम की बात कर रही हूँ। हाँ एनीवेज, जो मैदानी इलाके हैं उसका जिक्र कर लेते हैं कि गर्मी की शिद्दत बहरहाल बरकरार है, और वो चाहे पंजाब के मैदानी इलाके हों या सिंध के मैदानी इलाके यानी मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 36 डिग्री को छू चुका है। जैकबाबाद, सखर, शिकारपुर, घोटकी यहाँ पे 34 डिग्री तक पहुँच चुका है। तो गर्मी की शिद्दत बढ़ चुकी है, और उसकी वजह से ज़रा हमें नज़र भी आ रहा है कि लोग मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ लोग नहीं मुतासिर हो रहे। जहाँ जहाँ पर गर्मी में इजाफा हो, चाहे फिर पंजाब है या केपी है, इवन जो जंगलात हैं, हम रोज़ाना क्या खबरें रिपोर्ट कर रहे हैं, जंगलात में आग लगने के जो वाक़यात हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। खानपुर, हज़ारा, यहाँ पे जंगलात में आग लगी। कहूटा में भी जंगल में आग भड़क उठी। कोटली सतिया के करीब जंगल में आग लग गई, और चूँकि रास्ता नहीं था, पहुंचना मुश्किल था, इसीलिए उस आग पर काबू पाने में खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और इसके अलावा देखा जाए सून वैली में जो आग लगी थी, खुशाब की अगर हम बात करें तो वहां पर आग लगने के इल्जाम में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जो भी जिम्मेदार होते हैं, अगर तो खुद से आपकी कोताही से अगर आग लगी है तो ऑब्वियसली उनको कटहरे में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इस तरह शुएब, हम पिछले कुछ दिनों से क्या खबरें देख रहे हैं, रोज़ दिल जलता है। अक्सर हम भी जब रोड पर चल रहे होते हैं इस्लामाबाद की, तो हम देख रहे होते हैं कि जी मार्गिला की पहाड़ियों में से धुआं उठ रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो इस्लामाबाद में मार्गिला हिल्स में आए दिन हम देख रहे हैं कि आग लगने के वाक़यात सामने आ रहे हैं। आज़ाद कश्मीर की बात की जाए, बुनेर की बात की जाए, करक की बात की जाए, वहाँ पर भी जंगलात में, पहाड़ों पर आग लगी है। सभी मेरे घर के साथ एक पार्क है, वहाँ पर किसी ने कचरा फेंका, उस कचरे को आग लगाई और वो आधा पार्क उससे मुतासर हुआ। जो आसपास के लोग थे उन्होंने अपनी मदद आपके तहत उस पर काबू पाया। आप ये देखिए, अगर वो ना काबू पाते, उस पार्क ज़रा दरख्त भी हैं पर घर आसपास होते हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान, ये आग फैल सकती है। आप इस चीज़ का ख्याल, ये जिम्मेदारी हम लोगों को, इल्लीगल है कि आपने कचरा जलाना है। अदरवाइज भी ये सिगरेट का बट फेंक देना या कोई ऐसी चिंगारी आपने फेंक दी, आपकी वजह से वो चिंगारी लग गई वहाँ पर, जिसकी वजह से फिर ज़्यादा, और आपको लगता है ये तो मैटर नहीं करता, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अक्सर हम यही कर रहे होते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, जलता सिगरेट अक्सर हम रोड पे फेंक देते हैं। अब आप उससे ख्याल इस बात का अंदाजा लगाएं, टैंकर्स गुजर रहे होते हैं, ऑयल होता है उसके अंदर, कभी पेट्रोल किसी का लीक हो सकता है, हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, बड़े नुकसान। एग्जैक्टली, पीते पीते सिगरेट आपने उसको बुझाया भी सही तरीके से नहीं, आपने जी रोड पे फेंक दिया। अक्सर हम हाईवे पे देख रहे होते हैं कि ऐसे बाहर निकल आराम से आप जो है वो सिगरेट फेंक रहे होते हैं। तो मैं अक्सर इस चीज़ का मुझे खौफ आ रहा होता है, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी गाड़ी गुजर रही हो जिसका पेट्रोल लीक हो रहा हुआ, कोई टैंकर गुजर रहा हुआ, वहाँ से लीकेज हो रही हो, तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, इस जिम्मेदार, मतलब इसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए, तो बात हमने की इस मौसम से मुताल्लिक और जो उसके असरात हैं उस पर हम बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें शामिल करते हैं। तो पाकिस्तान ने एक मिसाल कायम की और एक बार फिर ये साबित किया कि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान सबका है, वो चाहे फिर मुसलमान है, वो चाहे फिर गैर मुस्लिम है, क्योंकि ये पाकिस्तान सबका है। यहाँ पे कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी वाला चक्कर नहीं है। मुस्लिम्स हैं या नॉन मुस्लिम्स हैं, पाकिस्तान आपका है। तरक्की के जो मौके हैं वो सबके लिए यकसा हैं। पाकिस्तान की अगर मैं अफवाज की बात करूं, जहां पर हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मेरिट होता है और उसकी बालादस्ती पर वो यकीन रखते हैं, तो उसकी बात करते करते आपको बता देते हैं कि ज़ाहिर है जो खबरें आई वो आपसे हम शेयर भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज में जो ताज़ा तरीन मिसाल कायम हुई है कि पहली अक़लियती खातून ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की पा चुकी हैं। डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट्स, इनको पाकिस्तान आर्मी मेडिकल कोर में ब्रिगेडियर के ओहदे पर प्रमोट किया गया है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है
कि हेलन मैरी रॉबर्ट्स ने साबित कर दिया कि ख़वातीन किसी भी मैदान में मर्दों से पीछे नहीं हैं। बिल्कुल जी, और पूरी कौम ज़ाहिर है उनको इस पर मुबारकबादें भी दे रही है और तमाम लोग यही बात कह रहे हैं कि हमें उन पर फ़ख्र है। अब जाहिर सी बात है, पाकिस्तान जिस तरह आपने भी बात की कि अक़लियतों के हुकूक फराहम करने में हमेशा हम यकीन रखते हैं, एज़ अ कौम भी, एज़ अ रियासत भी, कोशिश यही होती है कि उनको दिए जाए सारे के सारे हुकूक। और ज़ाहिर देखें, जो मेहनती है उसको उसका राइट मिलना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़ाहिर है ऐसे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी मुबारकबाद दी है और उन्होंने भी यही कहा है कि सिर्फ जो मतलब जो कर सकता है और जिसके अंदर करने की सलाहियत है तो उसको ऑब्वियसली उस लिहाज से आप प्रोवाइड करें। बिल्कुल ऐसे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी म्यूजिक की बात करते हैं। वीकेंड पे आप म्यूजिक की बात करें, कल इतनी मजे की वीडियो हम सब ने देखी और शायद वो देखने के लिए तमाम लोग बड़े बेचैन भी थे कि ये चीज़ ये मिसिंग थी उनकी ज़िंदगी से। मारूफ पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम की बात करते हैं। अबू धाबी में ज़ाहिर है वो एक कॉन्सर्ट में थे, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन भी किया था और सोशल मीडिया पे वीडियोस भी अपलोड की थी। लेकिन अगर जो चीज़ तवज्जो का मरकज़ बनी वो थी जी आबदा परवीन साहिबा के साथ उनका एक जो क्लिप वायरल हुआ कि कैसे उन्होंने उनके साथ थोड़ा सा गाया और उसके बाद कैसे वो उनको रिस्पेक्ट देकर स्टेज पर लेकर जा रहे थे। कॉन्सर्ट हुआ है, उन्होंने एक साथ परफॉर्म किया है। परफॉर्मेंस अपनी जगह, लोग बड़े महजूज हुए, लेकिन जब परफॉर्मेंस ख़त्म हुई उसके बाद कैसे स्टेज से उनको उतारा, उनके साथ साथ वॉक कर रहे हैं, हाथ पकड़ के, बड़े ही अदब से, बड़े ही प्यार से, बड़ी मोहब्बत से वो उनको लेकर वहाँ तक गए और लोग क्लैपिंग करें एक साथ। दोनों की परफॉर्मेंस लोगों के दिल जीत लिए। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दोनों का, ज़रा अपना अपना नाम है माशाल्लाह। और जब इकट्ठे उनको परफॉर्म करते देखा तो लोग बड़े महजूज हुए। एंड उसके बाद जो हमने आपको इससे पहले फुटेज दिखाई थी कि जब परफॉर्मेंस वाज डन और कैसे रिस्पेक्ट के एलिमेंट को उन्होंने बड़ा ही ज़बरदस्त अंदाज से शो किया। बिल्कुल जी। आगे बढ़ते हैं, कराची की बात करते हैं। सबीन, कुछ ऐसी खबरें कराची से रिपोर्ट हुई हैं, पिछले कई सालों से हम यही देख रहे हैं, ज़ाहिर है कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू है। बिल्कुल। अब ऐसे में डाकू ने एक और ख़ानदान उजाड़ दिया। गुलशन इकबाल ये इलाका है कराची का जहाँ पर मोटरसाइकिल छीनने के दौरान कत्ल होने वाले इंजीनियर जिनको अब सपुर्द खाक कर दिया गया है और जांबाहक नौजवान मैकेनिकल इंजीनियर और गोल्ड मेडलिस्ट था। इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। अब इस वाक़े से मुतल्लिक क्या है और शहर में क्राइम रेट के हवाले से क्या काम किया जा रहा है, इस हवाले से बात करते हैं। हमारे रिपोर्टर मुनस सिराज ने हमें ज्वाइन किया है। मुनस, जरा बताइएगा, मुअत्तल किया गया है अब किसी को इस हवाले से? कोई SHO को मुअत्तल किया गया है, क्या कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और ओवरऑल जरा क्राइम रेट बताइएगा, कराची का इस वक्त क्या सूरत हाल है? सबीन, कराची की मजमूई सूरत हाल की अगर बात की जाए तो देखें, जब से रवां साल का आगाज़ हुआ था तब से ऐसा लगता था कि जैसे स्ट्रीट क्राइम का जिन जो है वो बोतल से बाहर है और शहरियों की ज़िंदगियां निकल रहा है ये स्ट्रीट क्राइम का नासूर। रवां साल जनवरी की अगर बात की जाए तो साल का पहला महीना था, 12 अफराद दौरान लूटमार कत्ल किए गए। फरवरी का महीना छोटा महीना होता है, 20 अफराद को मौत के घाट उतारा डाकुओं ने। इसी तरह से जो मार्च का महीना था उसमें 17 अफराद और अप्रैल के महीने में 19 अफराद डाकुओं के हाथों लुक़मा अजल बने। मई के महीने में सूरत हाल कुछ बेहतर हुई थी। हमने देखा था कि तमाम तर स्टेक होल्डर जो हैं, तमाम तर जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं, हुकाम हैं, वो सर जोड़ कर बैठे थे कराची की सिचुएशन पर, क्योंकि सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी। ख़ुद सदर मुमलिकत जो थे उन्होंने कराची में अमन व अमान से मुतल्लिक़ एक इजलास की सदारत की और अहम अहकामात जारी किए, जिसके बाद हमने देखा कि पुलिस की पॉलिसी कुछ तब्दील हुई थी और मई में सूरत हाल कदरे बेहतर हुई। दीगर महीनों के मुकाबले में सिर्फ 2 अफराद ऐसे थे जिसे पूरे महीने में मई के डाकुओं ने मौत के घाट उतारा। लेकिन जो जून का आगाज़ हुआ वो इस अफसोसनाक वाक़े के साथ हुआ कि उसने हर आँख अश्कबार कर दी, सबको गमज़दा कर गया ये वाक़या। ये कराची के दीगर इलाकों से निस्बतन बेहतर समझा जाने वाला इलाका है गुलशन इकबाल का इलाका, जहाँ बताया जा रहा है कि ब्लॉक 7 में एक आला तालीम याफ्ता नौजवान को डाकुओं ने उसकी 150 सीसी जो मोटरसाइकिल थी वो छीनने के दौरान मज़ाहमत पर सीने में गोली मारी और उसके लिए वो गोली जानलेवा साबित हुई। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूँ कि कराची में पहले जो है वैसे तो हर मॉडल की मोटरसाइकिल चोरी भी होती है, छिनती भी है, लेकिन 110 सीसी की मोटरसाइकिल और 150 सीसी की मोटरसाइकिल ये आजकल ख़ास तौर पर ये तकरीबन 1 साल से हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि ये डाकुओं की हिट लिस्ट पर हैं। ये मोटरसाइकिलें जो है वो हॉट केक बनी हुई हैं और बदकिस्मती से इस नौजवान के पास भी, इत्तिका मोइन के पास भी 150 सीसी की 2023 मॉडल की ये मोटरसाइकिल थी, जो कि इन दिनों डाकुओं का अहम तरीन हदफ है। ये नौजवान अपने घर से निकला, घर के करीब बेकरी पर जाने के लिए, कि इस दौरान ताक़ुब करने वाले 2 डाकू इसके पास आए और उन्होंने इससे असलहे के दौर पर जो है वो डकैती करने की कोशिश की। इस नौजवान की जानिब से मज़ाहमत की गई। CCTV फुटेज में तमाम तर मनाजिर नुमाया है। इस नौजवान की जानिब से मज़ाहमत की गई, जिसके नतीजे में एक मोटरसाइकिल पर बैठा जो डाकू था उसने इसको गोली मारी। मैं ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे,
एसएचओ को मुअत्तल कर देना ज़ाहिर है ये हल नहीं है। वो कैमरे की फुटेज सामने है, बहुत से कैमराज और लगाए गए, पुलिस भी बहुत दावे करती है कि चीज़ें बेहतर करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इस केस का कोई आगे बढ़ा मामला या सिर्फ मजम्मत और सिर्फ एसएचओ को मुअत्तल कर देना और इसके बाद बस अगले वाक़े का इंतज़ार है? शुएब, बदकिस्मती के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि कराची में जब आला हुकाम के पास स्ट्रीट क्राइम का फौरी और बेहतरीन हल उनको ये लगता है कि एसएचओ को मुअत्तल कर दिया जाए और जिम्मेदारी पूरी कर दी जाए। बदकिस्मती के साथ इस वाक़े में भी इसी तरह से हमने देखा, लेकिन ये कोई हल नहीं है। बहुत जो सहाफ़ती हल्के हैं वो भी जो वज़ीर दाखिला सिंध हैं उन्हें और पुलिस हुकाम को इस पॉलिसी पर तनकीद का निशाना बनाते रहें। उसकी वजह ये है कि वो ये कहते हैं कि अगर कोई अफसर उसके इलाके में कोई क्राइम हो जाता है तो उसको एक महदूद वक्त देना चाहिए, उसको एक टास्क देना चाहिए कि वो इतने रोज़ में उन मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करे। अगर उसमें नाकाम होता है तो फिर उसके खिलाफ एक्शन बनता है। लेकिन जाहिर है बात ये आती है कि ऐसे वाक़यात हो ही क्यों, ऐसे वाक़यात होने ही नहीं चाहिए। कानून इसीलिए होता है, वहाँ पर इदारे इसीलिए मौजूद होते हैं कि ऐसे वाक़यात आज हम उनको रिपोर्ट ना कर रहे हो, ये पहले होने से पहले रुक जाए, जान चली जाती है, ऐलानात हो जाते हैं, मुजम्मत हो जाती है और उसके बाद आप पकड़ भी लेते हैं मुल्जिम को, बट एट द सेम टाइम वो जान वापस नहीं आएगी। तो पहले तो ये कि वाक़यात होने ही नहीं चाहिए और उसके बाद जो इसमें मुलव्विस है कड़ी से कड़ी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। मुनस, बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात करने के लिए। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हैं। स्टे विद अस। ज़रा बात करते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल की। मुल्क में सियासी दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है और हमेशा खैर इजाफा हो क्या रहा है, हुकूमत और अपोजिशन के कमी नहीं आती। कभी कभी अगर देखा जाए तो अरकान तंदु तेज़ जो बयानात हैं वो एक दूसरे को निशाना बनाते हैं और पार्लियामेंट के हालात तो हम खुद देख रहे होते हैं कि वहाँ पर कोई बात नहीं कर सकता, चाहे वो अपोजिशन से हो चाहे वो हुकूमत के बेंचेस पे बैठा हुआ हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बार फिर शदीद तनकीद का निशाना बनाया और वो कहते हैं कि ऐसे शख्स से कोई बात नहीं हो सकती है जो अपनी सियासत और अपनी जमात को पाकिस्तान से आगे रखे। ताहम उन्होंने PTI से पार्लियामेंट में बात करने और मामलात आगे बढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर की है, जिसका बज़ाहिर मौजूदा हालात अगर देखा जाए उसमें कोई इम्कान नज़र नहीं आता, क्योंकि जिस तरह पहले हमने बताया कि पार्लियामेंट में क्या हाल होता है वो सबकी नोटिस में होता है, सबको नजर आ रहा होता है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए JUIFA की, तो एक बार फिर वाज़े उन्होंने कर दिया है कि हुकूमत में शामिल नहीं होंगे वो, ये फैसला उनका अटल है और इसका मुतालबा उनका देखा जाए तो उनका मुतालबा यही है कि मुल्क में दोबारा से इंतखाबात जो है वो करवाए जाए। सारी सियासी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर आसिफ किरमानी साहब। आसिफ, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आसिफ साहब, एक तरफ तो ये कि अच्छा ठीक है बानी PTI से बात देंगे, वो बात अपनी जगह, बट PTI से कहा जा रहा है जी पार्लियामेंट में बात करने को तैयार हैं। अब इस वक्त पार्लियामेंट में जहां पर छोटी से छोटी बात नहीं की जा सकती, कोई अपनी बात बयान नहीं कर पा रहा होता और शोर हम देख रहे हो तो हर वक्त बरपा होता है, क्या वहां पर बातचीत हो सकती है? क्या ये मुमकिन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सबीन बीबी और शुएब साहब। देखिए, वो अंग्रेजी का एक मुहावरा है व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। लेकिन इस वक्त अनफॉर्चुनेटली जो सियासत है ना, जो पार्लियामेंट में भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग जो पार्लियामेंट से बाहर हैं, इनमें जिनके हाथों में सो कॉल्ड मामलात हैं वो तो कदावर लोग नहीं हैं। और इस वक्त पाकिस्तान एक सियासी तौर पर भी और मुआशी तौर पर भी एक बड़ी गैर मामूली सूरत हाल से दोचार है, अगर मैं इसको बहरान ना कहूँ तो। इसमें तो कदावर लोग जो हैं उनको आगे आना चाहिए और ये जो क्या इसको बोलते हैं, जो सियासी बलूंगड़े टाइप लोग हैं, ये मामलात को ख़राब करते हैं। अब सूरत हाल ये है कि आपको याद होगा कि जो PTI के दोस्त हैं वो कहते हैं जी हमने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करने को तैयार नहीं। दूसरी जमातों बिलखसूस नून लीग और बाकी जो पीपल्स पार्टी है वो कहते हैं बानी तहरीक इंसाफ के जी ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं। तो ये एक डेडलॉक है इस वक्त और इसका जो नुकसान अगर हो रहा है तो वो सिर्फ पाकिस्तान और उसके अवाम को हो रहा है। बाकी जो हुकूमत में हैं वो अपने प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं और अल्लाह खैर सल्लाह मुल्क और कौम की फिक्र मैं समझता हूँ ना ही हुकूमत को है और ना ही अपोजिशन को है। क्योंकि देखिए ये अनाओं के पहाड़ हैं, इनके झूठी अनाओं के, इनकी आप अगर पब्लिक में जाके देखें, मैं हुकूमत की बात करता हूँ,
लेट मी पुट इट लाइक दिस कि भाई जो लोगों के रियल इश्यूज हैं उसकी तरफ तो आप नाकाम हो चुके हैं बुरी तरह। आप जरा बाहर निकल के देखिए कि लोग आपको क्या कहते हैं। वो है ना ख्वाजा हैदर अली आतिश साहब का शेर कि सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्के खुदा गैबाना क्या। अब ये एक शेल में बैठी हुई है गवर्नमेंट भी और अपोजिशन भी जौन सी है वो अपनी शराइत टर्म्स एंड कंडीशन पे बात करना चाहती है, तो इस तरह बात आगे कभी भी बढ़ती नहीं। सियासत में लचक दिखाना ज़रूरी होता है और अनफॉर्चुनेटली मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि जो पॉलिटिक्स है चंद लोगों को, चंद लोग हैं कदावर, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं और बानी पीटीआई हैं, ये कदावर लोग हैं, इनकी पब्लिक में रूट्स हैं। इनको चाहिए कि आगे बढ़कर अपने ज़ाती जो इख्तलाफात क्या को ज़ाती एजेंडाज हैं उनसे बालातर होकर पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए इस पोलराइजेशन जो है इसका खात्मा करें और एक प्रोडक्टिव डायलॉग का आगाज करना चाहिए। मेरी तो ये राय है जी। और आसिफ साहब, चूंकि आपने जिन लोगों के नाम लिए हैं उसमें से एक को मना भी लें तो बाकी शायद ना माने बातचीत के लिए, कोई ऐसा रास्ता है कि वाकई इनको एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाए बातचीत के लिए, कोई रास्ता निकाल लिया जाए? क्योंकि जब ये बयान आया अच्छा बानी पीटीआई से बात नहीं करनी, अब या ये बात आए कि नहीं जी इनसे बात नहीं करनी, तो क्या कोई और है जो बात कर सकता है इनके बिहाफ पे, या कि नहीं आपको लगता है कि बात तो इन्हीं को करनी पड़ेगी और डायरेक्टली करनी पड़ेगी, किसी के बिहाफ पे कोई और बात कर नहीं सकता? देखिए शुएब साहब, बात ये है कि अगर ये लोग बात नहीं करेंगे, जैसी भी अब लीडरशिप अवेलेबल है, जो मैंने कहा ना कदावर लोग तो कब्रिस्तानों में जाकर सो रहे हैं। ये तो वो हजरत अली का कौल था ना कि हमें बड़ों की मौत ने हमें बड़ा कर दिया। तो ये बुनियादी तौर पर बड़े ओहदों पर छोटे लोग आ चुके हैं, लेकिन चूंकि अब इनकी जिम्मेदारी है, अगर ये नहीं करेंगे, अगर इस पोलराइजेशन का खात्मा डायलॉग का आगाज नहीं करेंगे तो मेरी आप आज बात लिख लीजिए, फिर इनका भी कोई फ्यूचर नहीं है, चाहे वो फिर ऑपोजिशन के लोग हों या हुकूमत के लोग हों। तो फिर क्या होगा आसिफ साहब, जब फ्यूचर इनका भी नहीं होगा तो फिर होगा क्या? फिर वही होगा जो नहीं होना चाहिए, जो पाकिस्तान में पहले भी होता आया है, फिर वही होगा। फिर आप शिकवा करेंगे कि ये गैर जमहूरी कदम उठा दिया गया है, फलां हो गया है, डिक्टेटरशिप आ गई है। क्यों आती है डिक्टेटरशिप? इसलिए देखें, पॉलिटिशियंस जो होते हैं, पॉलिटिक्स जो होती है, इट मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी। बड़ी बड़ी जंगें जो हुई हैं, इवन सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, सब कुछ हुआ, उनका फैसला टेबल पे होता है। अब एक मुंह मशरिक की तरफ करके बैठा है, दूसरा मगरिब की तरफ करके बैठा है, तो लोग तो देख रहे हैं और लोग इनसे मुतनफर हो रहे हैं। खुसूसन मैं बात कर रहा हूँ ये जो इस वक्त साहिब इक़्तिदार हैं, और इनके साथ 8 फरवरी को छोटा सा एक ट्रेलर इनके सामने नजर आया इन्हें। अगर ये अभी भी होश के नाखून नहीं लेंगे, और वैसे भी ये हुकूमत वक्त का काम होता है कि वो अपोजिशन के पास चलकर जाए, लेकिन मुसीबत ये है कि इस हुकूमत में दिस गवर्नमेंट कंप्राइजेज ऑफ पॉलिटिकल टॉडलर्स, ये सियासी नाबालिगों और सियासी नौमौलूद जिनको मैं कहता हूँ वो आए हुए हैं। असद आप भी, क्योंकि ज़ाहिर है सीनियर रहनुमा है पार्टी में, आपकी भी एक राय है, क्या आप नहीं कहते पार्टी की लीडरशिप को कि वो आगे कदम बढ़ाएं, वो मुज़ाकरात की पेशकश करें? और ये सारे मामलात ज़ाहिर है आप बड़ी वैलिड बात कर रहे हैं यहाँ पर, और ज़ाहिर है अवाम की रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ पे करें। क्या लीडर्स को आप ये बात समझाते हैं PMLN के कि वो कदम बढ़ाएं आगे? मैं समझाता था, अब मैंने समझाना छोड़ दिया है, और मैं आपकी इतला के लिए आपके मैं प्लेटफॉर्म से अर्ज कर दूं कि मेरा PMLN से ब्रेकअप हो चुका है, क्योंकि वहाँ जो माहौल है उसमें मैं अपने आप को मिसफिट महसूस करता हूँ। जहाँ मेरी ज़रूरत नहीं वहाँ मुझे भी किसी की ज़रूरत नहीं है, और मेरा तो ख्याल है अब इद्दत की मुद्दत भी पूरी हो चुकी है मेरी नून लीग से। अच्छा, यानी इतना ऑफिशियली आपने पार्टी छोड़ दी है? हाँ, इतने फासले हो चुके हैं और आपने कह दिया कि पार्टी से रास्ते जुदा हो गए हैं। मैंने अपने आप को अलहदा कर लिया है, क्योंकि मुझे उनकी पॉलिसी से, मुझे उनका वर्किंग जो पैटर्न है या जो उनका तरीका है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता जी। और साहब, ऐसे में किसी ने ये भी कहा कि पार्टी मत छोड़ें, क्योंकि आपका भी एक बड़ा अहम रोल रहा है पार्टी में, सो क्या किसी ने रोकने की कोशिश की? या जिस तरह हम इससे पहले भी देख रहे हैं कि काफ़ी सीनियर सियासतदान रहनुमा जो थे PMLN के, वो भी पार्टी छोड़ते रहे हैं, क्या आपको रोकने की कोशिश की गई है?
नहीं, मुझे रोकने की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि उनको मालूम है, दे नो मी वेरी वेल, कि जो मैं एक फैसला कर लेता हूँ फिर मैं उस पर फैसले से पीछे नहीं हटता। मेरा रोना क्या था? मेरा रोना यही था ना कि गरीब मारा जा रहा है, मिडिल क्लास जो सी पिस कर रह गई है, जिनके लिए ये मुल्क बना था, कायद आज़म ने गरीब और मिडिल क्लास के लिए बनाया था। यहाँ 2% का एलीट कैप्चर है, और वो एलीट कैप्चर जो है हर जमात में पाया जाता है। गरीब और मिडिल क्लास की तो नुमाइंदगी कोई नहीं है आपके यहाँ। मुझे बताइए कहाँ है गरीब और मिडिल क्लास की नुमाइंदगी? या पार्लियामेंट में या किसी पार्टी में है? तो जो मैंने ये हालात देखे, मैं अपनी तय उनको मशवरे देता था। मैं अपनी बात करता हूँ नवाज शरीफ साहब को, मैं बाकी किसी को से मेरा कोई लेना देना नहीं है। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब का मैं कल भी एहतराम करता था, मैं आज भी एहतराम करता हूँ। मैं यही सवाल भी करना चाह रहा था, जो कि आपने जब इससे पहले भी पार्टी छोड़ने से मुतालिक कयास तरह होना शुरू हुई थी, उस वक्त भी आपने कहा था कि एक तो ये कि वो जो सेनेट के टिकट वाला मामला, उस पर आपने कहा आपने अप्लाई नहीं किया था। आपने कहा कि नवाज शरीफ आपके लीडर थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि ज़रा आपने हमेशा PMLN का साथ दिया है। मैं ये समझूँ कि PMLN से रास्ते जुदा हो गए, लेकिन 12 लीडर आपके नवाज शरीफ साहब ही हैं। नवाज शरीफ साहब के लिए मेरे दिल में बहुत एहतराम है और रहेगा मरते दम तक। शहबाज शरीफ साहब के लिए मेरे दिल में बहुत एहतराम है, रहेगा मरते दम तक। मेरा उनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा है, और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो जब ना आपका किसी से इख्तलाफ हो जाए तो आप उसकी बुराई शुरू कर दें। हाँ ठीक, मैं पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ राय रखता था, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मेरी अब गुंजाइश नहीं है। आई एम अ मिसफिट। और वहाँ खुशामदी टाइप टोला आ गया हुआ है, जिसमें हम ऐसी खुशामदी टोले के साथ आप नहीं चल सकते उसके साथ। तो ऐसे में बहुत से और आपके साथी, जो पुराने साथी आज आप PMLN के साथ, वो भी नहीं हैं। शाहिदा खान अब्बासी साहब भी हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब भी हैं, इस तरह कुछ और नाम भी हैं। अब कल उन्होंने नई पार्टी का ऐलान भी कर दिया, अवाम पाकिस्तान। तो क्या आप भी ये सोच रहे हैं कि अवाम पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें, या कि फ़िलहाल सिर्फ यही एक फ़ैसला है कि बस पार्टी से रास्ते जुदाएं, अब आगे क्या करना, लाहेमल क्या होगा, सियासत में कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे, किसी और पार्टी में जाएंगे नहीं जाएंगे, वो भी फ़ैसला नहीं हुआ? मैं जी बुनियादी तौर पर मैं कहता हूँ, जब पता नहीं लोगों को अच्छा नहीं लगता या बुरा लगता हो, आई एम अ थर्ड जनरेशन, आई एम अ बॉर्न मुस्लिम लीगी। मैं वो मुस्लिम लीगी हूँ जिसके बाप दादा ने तहरीक पाकिस्तान में कायद आज़म के कदमों में बैठकर इस मुल्क के लिए असूल के लिए जदोजहद की। मुझे किसी से मुस्लिम लीगी होने का सर्टिफिकेट लेने की कतई जरूरत नहीं। हाँ, मैं वो मुस्लिम लीगी था या हूँ जो नून लीग में शामिल था, लेकिन मुझसे मुस्लिम लीगी होने का बाय बर्थ जो मेरा टाइटल है वो कोई भी नहीं छीन सकता। अच्छा। तो मैं अभी इस बारे में नहीं सोचा कि मैंने कोई जमात कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। मैं सियासत जरूर करूंगा, मैं अवाम की सियासत करूंगा, मैं अवाम की बात करूंगा, मैं मिडिल क्लास की बात करूंगा, मैं गरीब की बात करूंगा। और उसके लिए हो सकता है मैं कोई अपना प्लेटफॉर्म यूज करूं, हो सकता है मैं कोई आगे क्या करेंगे वो आगे चलकर पता चलेगा कि किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन ज़रा अवाम की बात करते रहेंगे। लेकिन ऑफिशियली आज आपने ये बताया है कि PMLN से आपके रास्ते जुदा हो चुके हैं। आप सब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। जाते हैं ब्रेक से वापस आएंगे, लेकिन छोटी सी बात बस कर लेता हूँ कि ये जो बात आपने की सबीन के, ज़रा रास्ते जुदा, ज़रा तकरीबन 1-1.5 महीने से ये खबरें चल भी रही थी, लेकिन यह कि उन्होंने कैटेगोरिकली आज कह दिया है कि बिल्कुल रास्ते जुदा हो गए। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, स्टे विद अस। ट्रैश की बात करते हैं, लेकिन आज जिस ट्रैश का हम जिक्र करेंगे बिल्कुल एक डिफरेंट ट्रैश है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रैश, इलेक्ट्रॉनिक फजला। ये एक बढ़ता हुआ मसला है जिस पर बात नहीं हो रही। WHO के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में 536 लाख टन इलेक्ट्रॉनिक फजला मौजूद है, जिसमें सालाना 26 लाख टन का इजाफा हो रहा है। और इस अहम मसले के खिलाफ लाहौर के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक मुहिम का आगाज़ किया है। मोबाइल्स, कंप्यूटर मार्केट्स, जहाँ पर जाकर उन्होंने बॉक्सेस रखे हैं और इलेक्ट्रॉनिक फजला वो जमा कर रहे हैं ताकि उनको तल्फ किया जा सके या रिसाइकिल किया जा सके। और उनके साथ आवाम को इस फजले की जो डंपिंग है उसकी आगाही देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो समझ पाएँ कि अच्छा अगर आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, कोई गैजेट, मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया है, काबिल इस्तेमाल अब नहीं है, तो आपने उसके साथ क्या करना है। तो इस मुहिम से मुतालिक आज हम बात करेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं उनके ग्रुप लीडर्स आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया हमना अहमद खान ने और मुस्कान, दोनों का बेहद शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। हमना, मैं आपसे आगाज़ करूँगा, ये आइडिया कैसे आया कि अच्छा ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रैश एक बड़ा इशू है और इस पर काम करना चाहिए, फिर आपने इस मुहिम का आगाज़ किया?
जी बिल्कुल। द थिंग इज़ के जैसे हम लोग अपने घरों में देखते हैं एक स्पेसिफिक ड्रॉअर एक एलोकेटेड होता है जहाँ पे हमारे पुराने वायर्स, मोबाइल फ़ोन्स और सारा कुछ इस तरह पड़ा होता है। तो रैंडमली एक डे मैंने वो ड्रॉअर खोला एंड आई वाज लाइक यार इसको ना अब लाइक क्लीन करने का टाइम आ गया एंड लाइक वी हैव टू कम अप विद समथिंग के जो सिर्फ हम बेसिक लेवल पे ही नहीं बल्कि थोड़े से ना नेशनल लेवल तक इसको लेके जाएं। सो दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से हम लोगों ने इस कैंपेन को आगाज़ किया, इसका इनिशिएटिव लिया। और फिर हमारे क्योंकि यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी हमारे जो मास कॉम डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से वी आर बेसिकली रनिंग दिस कैंपेन। वी आर स्टूडेंट्स ऑफ फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर, और तो हमने फिर उसको इस तरह प्रॉपर लेवल पे इस कैंपेन का इनिशिएटिव रन किया है। अच्छा, वैसे में लोगों को किस तरह से आप अवेयर कर रहे हैं, किस तरह उनको बता रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है ये भी नुकसानदेह है और आप लोग इसको रिसाइकिल कैसे करते हैं? मुस्कान, अगर आप रिस्पॉन्ड कर दें इसको। जी बेसिकली हमारी कैंपेन थी एफसी की तरफ से, हमारा कोर्स है तो हमने इसको सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी में हमने इसकी कैंपेन रन की है। हमने पोस्टर्स पेस्ट किए थे, हमने सोशल मीडिया को सबसे ज़्यादा यूटिलाइज़ किया इसकी कैंपेन के लिए। और उसके अलावा हमने हमारी बेसिकली प्राइमरी ऑडियंस हमारी थी हफीज़ सेंटर, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली क्योंकि वहाँ है ही सारे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है तो वहाँ पे इतना वेस्ट होता है और अगर हम उसको प्रॉपर्ली रिसाइकिल करें तो हमें मतलब काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो हमारी प्राइमरी ऑडियंस थी हफीज़ सेंटर और सेकेंडरी ऑडियंस थी हमारी FCCO, सिंस हम वहीं के स्टूडेंट्स हैं और अगर हम वहाँ अवेयरनेस नहीं देंगे तो ओके। अच्छा, जो बॉक्सेस रखे गए उसमें जिस तरह ख़राब मोबाइल फ़ोन्स या लैपटॉप्स, स्क्रीन्स, गैजेट कुछ भी, उसका इवन चार्जर्स एज वेल, तो जब वो रखा जाता है तो चूँकि हम बात करें कि तल्फ़ कैसे किया जाए और रिसाइकल, तो मुझे इन दोनों से मुताल्लिक बताइएगा कि तल्फ़ करने का क्या प्रोसेस होता है कि वो वाकई फिर प्रॉपर्ली उसे हम कह सकते हैं कि आपने वो ठिकाने लगाया है। एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट रिसाइकल, तो कितना रिसाइकल उसमें से हो पाता है और कोई उसमें कुछ सिक्योरिटी का इशू तो नहीं होता? बिकॉज ज़रा हम ये देखते हैं कि हम अपने मोबाइल फ़ोन्स या लैपटॉप या चीज़ें जो ख़राब भी हो जाए, हम जिस तरह उन्होंने खुद कहा ड्रॉअर में, मैं खुद ऐसे करता हूँ, वो ड्रॉअर में रखते हैं कि मुझे ये डर होता है कि अच्छा चूँकि ख़राब तो हो गया बट ज़ाहिर कोई ना कोई डेटा अंदर होगा। अच्छा, द थिंग इज़ कि इसका प्रोसेस हम लोगों ने इस तरह स्टार्ट किया था कि वी आर स्टूडेंट्स वांटेड टू क्रिएट ए प्लेटफॉर्म पहले, ठीक है, कि हम उसको अच्छी तरह पहले सोशल मीडिया पे इसके बारे में लोगों को बताएं कि वी आर ओनली इनिशिएटिंग ए रिसाइकलिंग का प्रोसेस, ठीक है। एंड देन वी कोलैबोरेटेड काफ़ी लाहौर की लोकल रिसाइकलिंग कंपनीज़ के साथ, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये था कि फ़र्स्ट वी क्रिएट द अवेयरनेस कि ई वेस्ट इज़ अ प्रॉब्लम राइट नाउ इन लाहौर, ठीक है, और उसको इकट्ठा करें। और इसीलिए हमने एक बॉक्स प्लेस किया था एट हफीज़ सेंटर एंड 2 boxes वर प्लेस्ड एट आवर ओन यूनिवर्सिटी। तो उस पे हमें काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला था कि लोगों ने और स्टूडेंट्स ने, फैकल्टी ने काफ़ी अपने घरों से जो भी ई वेस्ट उन्होंने इकट्ठा किया वो उन्होंने ला के हमें सबमिट किया। हफीज़ सेंटर में थोड़ा सा ये था कि पीपल वर हेजिटेंट क्योंकि उनको इतनी अवेयरनेस नहीं थी, मगर स्टिल हमने उनको बताया कि इट्स इम्पॉर्टेंट और इसका इनिशिएटिव मतलब कहाँ जा रहा है और कहाँ सेटल हो रहा है। तो दैट वाज लाइक द फर्स्ट फेज़ ऑफ इट। सेकंड फेज़ ये था कि इसको रिसाइकलिंग कंपनीज़ की तरफ पहुँचाना, और उनसे हमने ये कहा था कि हम आपको जो है सिर्फ इकट्ठा करके दे देते हैं, ठीक है, और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपकी है। और उन्होंने भी हमारे साथ काफ़ी लाइक पॉजिटिवली लाइक कोलैबोरेट किया कि ठीक है हम लोग इसको विद प्रॉपर केयर, विद प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको इंसिनरेट करेंगे या तो फिर इसको रिसाइकलिंग की तरफ लेके जाएंगे। ओके, दैट्स नाइस। अब ऐसे में रिस्पांस कैसा आ रहा है? जितने जगह आपने बॉक्सेस रखे वहाँ पे जो फुजला लोग रख रहे हैं, एक तो उसका रिस्पांस, और जो बात आप लोगों ने की कि अच्छा आवाम में आगाही हो कि डंपिंग पॉइंट्स तक पहुँचाएं, तो बाय डंपिंग पॉइंट्स यू मीन दोज बॉक्सेस जो कि आपने प्लेस किए हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों ने पहले अपनी कैंपेन को सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस स्प्रेड की है कि वी हैव लाइक प्लेस्ड सर्टेन सेंटर पॉइंट्स जहाँ पे हमने अपने बॉक्सेस प्लेस किए हैं। तो आप लोग वहाँ तक आएँ एंड थोड़ा सा मतलब आपका पार्ट ये है कि यू हैव टू कलेक्ट ऑल द ई वेस्ट फ्रॉम योर होम, ठीक है, और फिर उसको सेफली जो है हम तक लेकर आए और फिर हम उसको उन बॉक्सेस के अंदर प्लेस करेंगे।
सही। अच्छा मुस्कान, अब ओवरऑल ज़ाहिरा आप लोगों ने भी आइडिया कंसीव भी आप लोगों ने इसी तरह से किया कि ये मसला आपको बहुत ज़्यादा संगीन लग रहा है कि जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो ये कितना बड़ा मसला है, ये सेहत के लिए कितना बुरा है, और क्या इस प्रोजेक्ट को आप किस लेवल तक आगे ले जाने का सोच रहे हैं? ओके, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वायर्स में या कोई भी ऐसे डिवाइसेस में ऐसा मटेरियल यूज़ होता है जो कि अगर हम नॉर्मल वेस्ट भी करते हैं, प्लास्टिक की अगर बात कर लें, तो वो भी इतना हार्मफुल है अगर हम उसको प्रॉपर्ली रिसाइकल ना करें, और वो एक क्लाइमेट के लिए, एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या वायर्स या ऐसी इक्विपमेंट्स की बात करें, तो अगर ये भी हम प्रॉपर्ली इसको या डंप नहीं करते या रिसाइकल नहीं करते, तो ये भी हमारे लिए सब मतलब बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, मोर देन द अदर वेस्ट। तो ई वेस्ट को डंप करना प्रॉपर्ली या उसको रिसाइकल करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इट्स मोर हेज़र्डस। बिल्कुल सही है। और ज़ाहिर है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का एक मामला जिस पर आज हम बात करें, आप लोगों ने इस पर आगाही पर भी काम किया। बहुत अहम बात ये यूनिवर्सिटी का सपोर्ट करना, ये भी बड़ा ज़रूरी। एंड आई थिंक कि ज़ाहिर है ये बाकी जगहों पर भी होना चाहिए कि हमें ये आगाही हो कि अच्छा कैसे आपने उसको ठिकाने लगा। मेरा ख्याल है इदारों को भी कांटेक्ट करना चाहिए, थोड़ी आप स्ट्रैटेजी लें, इसको एक लार्जर स्केल पे लेकर जाए, बिकॉज आपका तो यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट और आप उसको लेकर चल रहे एक लेवल पर। बट मुझे यही लगता है कि हमारी यंग जनरेशन है शोएब, जो आगे बढ़ती है, इस तरह की इनिशिएटिव लेती है, इन तमाम चीज़ों के बारे में सोचती है, जिसमें हम देख रहे होते हैं इदारे खुद नहीं सोच पा रहे होते, लेकिन वो आइडिया लेकर उसकी एक स्ट्रैटेजी डेवलप करके उसको पूरे मुल्क में इंप्लीमेंट जरूर किया जा सकता है। बड़ा ज़बरदस्त आप लोग काम कर रही हैं। हमना, मुस्कान, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, हैदराबाद की बात करते हैं, जहां पर गैस सिलेंडर की दुकान में धमाका हुआ था, और अभी अपडेट ये आ रही है कि एक और ज़ख्मी जो चल बसा है। उसके बाद अफसोसनाक हादसे में जाँ बाग अफराद की तादाद जो है वो 11 हो चुकी है। ऐसे में जो इदारे हैं मुतहरिक हुए, और हम पिछले 2-3 रोज़ से ये देख भी रहे हैं कि ये जो फैसला किया गया कि अब दुकानें जो हैं वो शहर के अंदर नहीं होंगी, वो बाहर होंगी। जितने भी सिलेंडर्स वाली जो शॉप्स हैं वो अगर शहर के अंदर हों, और स्पेशली ऐसी इमारतों में जहाँ पर रिहायशी इमारतें भी हैं और भी वहाँ पर साथ इमारतें होती हैं जहाँ लोग रहते हैं, तो ऐसे में ज़्यादा मसला होता है। कुछ दुकानें सील भी की गई हैं ताकि एक क्रैकडाउन हो और जो दुकानें हैं वो शहर से बाहर जाएं। इस पर मज़ीद बात भी करेंगे। हमारे रिपोर्टर अली रज़ा आज हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अली, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। अली, ज़ाहिर हम आज जब बात कर रहे हैं कि इंतज़ाम मुतहरिक हुई है, इस वक्त क्या हालात हैं, क्या देख रहे हैं, किस तरह से इस इशू को देखा गया कि आइंदा ऐसा कोई वाक़या ना हो? देखिए जी, बिल्कुल हैदराबाद में जुमरात के रोज़ होने वाले अफसोसनाक हादसे के बाद जो है ज़िला इंतज़ामिया होश में आ गई है, और शहर भर की अगर मैं सूरत हाल की बात करूँ, हैदराबाद की जो मुकम्मल सूरत हाल ये है कि शहर भर में चाहे नवाही इलाके हो या शहरी इलाके हों, तमाम तरह इलाकों में जो है वो जितनी भी LPGs की दुकानें हैं वो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाई के दौरान सील कर दी गई है, जिसके बाद शहरी भी खासा परेशान हो चुके हैं। जो रक्शे हैं वो भी हैदराबाद में खासा कर LPG पे चलते हैं, खासकर जो शहर भर के मुख्तलिफ होटल्स हैं वो भी सब बंद नजर आ रहे हैं, चूँकि वो भी जो है LPG गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो शहर भर के नवाई इलाके हो, कासमाबाद हो, तालका सिटी हो, तालका लतीफ़ाबाद हो, सब जगह जो है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाई की गई है। और हैदराबाद भर में जो है जितनी भी दुकानें हैं LPG की वो सील गई हैं। काफ़ी दुकानदार ऐसे भी हैं जो कार्रवाई से पहले ही फरार हो चुके हैं, चूँकि ये जितनी भी दुकानें थी तमाम पर गैर कानूनी यहाँ पे खुली हुई थी। ज़िला इंतज़ामिया के मौके के सामने डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद के ज़ैनुल आबिदीन मेमन, उनका ये कहना है कि शहर भर में जितनी भी दुकानें थी गैर कानूनी थी, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है पुलिस के अमरा, वो तमाम दुकानों को सील किया गया है। अब जो भी LPG का कारोबार करना चाहता है या उसको करना है तो वो पहले जो है वफाकी इदारे से और सिविल डिफेंस के इदारे से जो है NOC हासिल करेगा। उसके बाद 2 जगह हैं जहाँ पर वो अपना ठीक है, पूरा तरीक़ेकार ज़ाहिर वज़ा किया गया। अली, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, स्टे विद अस। हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में अब एक ऐसे बासलाहियत नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खुसूसी अफराद की एक बड़ी मुश्किल आसान की है। एक ऐसा मसनूई बाजू तैयार किया है जो बहुत आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है और कम अज़ कम 3 किलो तक का वज़न उठा सकता है। ये सलाहियत उसमें है। अच्छा, और जो इसकी कीमत है वो भी मार्केट में दस्तियाब जो दीगर प्रोडक्ट्स हैं उसकी निस्बत बहुत कम है। तो आज हम उनसे बात करेंगे। उर्दन में रिहाइश पजीर हैं, 17 साल पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, अब्दुल्ला ख्वाजा। अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन। अब्दुल्ला, वैसे तो हम देख रहे हैं प्रोस्टैटिक्स में ज़ाहिर है बहुत से लोग आगे बढ़े और उन्होंने काम किया, लेकिन चूँकि आपने जो बनाया है इसकी कीमत भी कम है, आसानी से इस्तेमाल भी हो जाता है, अदरवाइज ट्रेनिंग उसकी करनी पड़ती है। थोड़ा सा बताएं कि कैसे इसका आइडिया आया, कैसे आपने इसको बनाया, क्या मटेरियल आपने इसमें यूज़ किया? जी, अस्सलाम वालेकुम। तो जो आइडिया है इस प्रोस्थेटिक आर्म के लिए, मैं ग्रेड 11 में हूँ IB सिस्टम स्कूल में। तो ग्रेड 10 में हमका एक था पर्सनल प्रोजेक्ट
तो इसलिए कोई मैं आइडियाज़ ढूंढ रहा था, और बाबा बहुत से चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं। तो मैं बाबा के साथ जाता था रमज़ान के महीने में और ईद के वक्त कपड़े देने, खाना देने रेफ्यूजीज़ को जॉर्डन में। तो मैंने देखा कि बहुत से बच्चे जिनके पास आर्म्स नहीं हैं और जिनके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो मैं बहुत खफा हो गया और मैंने कहा कि मुझे इनको हेल्प करना है, गोल था मेरा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं प्रोस्थेटिक आर्म हम लें और उनको दे दें, मगर मैंने जब घर वापस गया तो मैंने देखा कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैं समझा कि अगर हम डोनेशन से भी लें तो हम बस एक या दो को हेल्प कर सकते हैं, सबको तो नहीं, इससे कि बहुत कॉस्ट है $5,000 to $20,000। तो मेरे पास एक्सपीरियंस था कोडिंग में और रोबोटिक्स में और 3D प्रिंटिंग में, मेरे पास अपना 3D प्रिंटर भी है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं प्रोस्थेटिक आर्म बनाऊं। तो फिर मैंने डिज़ाइनिंग शुरू की और 6 मंथ्स लगे डिज़ाइनिंग में। और एक है क्राउन प्रिंस फाउंडेशन जॉर्डन की, वो क्राउन प्रिंस के उसके हेल्प के साथ मैंने अपना आइडिया को रियलिटी बना दिया। तो मैंने डिज़ाइनिंग के कोर्सेज़ लिए, फिर उसके बाद मैंने उसको 3D मॉडल किया स्केचअप में, फ्यूजन 360 में और ऑटोकैड में। फिर प्रिंटिंग किया और मैंने मटेरियल जो यूज़ किया वो है ABS प्लास्टिक, जो 3D प्रिंटर। और ये मैंने चूज़ इसलिए किया है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और हीट रेजिस्टेंट है, ये वाला प्लास्टिक। और जो मेरा प्रोस्थेटिक आर्म है वो डिफरेंट इसलिए है कि वो यूज़ करता है मसल सेंसर्स। वो जो काम करते हैं उसमें ECG में मुझे आइडिया आया था जब मैं हॉस्पिटल गया था, वो ECG मेरा चेक करे, तो उन्होंने कहा ये स्टिकर्स में यूज़ क्यों नहीं कर सकता अपने प्रोस्थेटिक आर्म के लिए। तो डिफरेंस ये है कि वो यूज़ करते जो मार्केट में वो यूज़ करते हैं माइंड कंट्रोल, और मेरा यूज़ करता है ECG स्टिकर्स। ये इसलिए मैंने चूज़ किया कि ये चीपर भी है उन सेंसर्स से। और ये 3 किलोज, जैसे आपने बोला, ये 3 किलोज उठा सकता है। और जी तो अब्दुल्ला, एक तो ये ज़रूर बताइएगा कि कॉस्ट इसकी कितनी, एक कंपैरिजन करें, जिस तरह आपने भी बताया कि कितने महंगे हैं वहाँ पर मार्केट में अगर देखा जाए, तो कॉस्ट में कितनी कमी है, क्या डिफरेंस है, और सेकेंडली चैलेंजेस क्या आपने फेस किए इस दौरान? जी ऑफ कोर्स। तो सबसे पहले कि वो जो मार्केट में उनकी कॉस्ट है $5,000 to $20,000 और मेरी जो कॉस्ट थी बनाने की वो मुझे लगी है $500। तो ये इसलिए है कि मैंने मसल सेंसर्स यूज़ किए, वो माइंड सेंसर्स यूज़ करते हैं, और मेरा ABS प्लास्टिक से मेड आउट है, वो उनका टाइटेनियम या स्टील से बना होता है। अच्छा, और ये जो 3D प्रिंटिंग की आपने इससे पहले बात की थी, उसकी वजह से आसान हुआ कि आपने फिर कोर्सेज भी किए डिज़ाइनिंग के और उसके बाद आप ये कर पाए हैं। क्या इस तरह से इसी मटेरियल में और मसल सेंसर वाले प्रोस्थेटिक आर्म्स कहीं और बन रहे हैं? जी, तो 3D प्रिंटिंग के प्रोस्थेटिक आर्म्स बन रहे हैं जी, मगर मसल सेंसर और 3D प्रिंटिंग के प्रोस्थेटिक आर्म्स नहीं बन रहे कहीं पे, जो मैंने ढूंढे मुझे अब नहीं मिले। तो ये डिफरेंट इसलिए है कि मैंने अगेन मसल सेंसर यूज़ किए, बहुत चीप हैं, $20 के मिलते हैं ये सेंसर्स, और आप उनको बस आर्म में प्लग इन कर लें और मसल पॉइंट्स में लगा दें। फिर उसके बाद जो आपका मसल मूवमेंट होता है, जिनके पास नहीं होता ईद, उनके पास हैंड नहीं होता, उनके पास मसल मूवमेंट होता है, तो वो मसल मूवमेंट के थ्रू वो अपना हैंड चला सकते हैं। ओके, यानी अगर एल्बो से आगे खुदा ना खास्ता कोई ऐसा कट है बिल्कुल के रिमूव किया गया है बाकी आर्म, तो ये काम करेगा, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर पूरा बाजू नहीं है तो फिर ज़रा मुश्किल है, क्योंकि फिर ज़रा मसल सेंसर की आप बात कर रहे हैं कि नहीं, उसमें भी आसान है? नहीं, तो अगर जो मेरा प्रोस्थेटिक आर्म है वो बस एल्बो से आगे तक मैंने बनाया, मगर अगर पूरा नहीं, पूरा आर्म नहीं है तो भी ये काम हो सकता है, मगर मैंने अभी तक इसके ऊपर टेस्ट नहीं किया और मैंने इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं बनाया। मैंने बस बनाया एल्बो से आगे जो प्रोस्थेटिक आर्म्स होते हैं, और मोस्टली जो प्रोस्थेटिक आर्म्स होते हैं वो इस तरह ही होते हैं जो मैंने बनाए हैं। वेरी रेयर या वेरी फ्यू होते हैं जो वो शोल्डर डाउन से चलते हैं। तो अब्दुल्ला, आगे चल के इरादा है कि इसमें इनोवेशन लेकर आएंगे, मज़ीद जिस तरह फुल आर्म है वो बनाने की कोशिश करेंगे, या टेक्नोलॉजी की दुनिया में मज़ीद आगे क्या करने का इरादा रखते हैं? जी, तो मैंने अभी ग्रेड 11 में हूँ और मैं समर में इसके ऊपर काम करूँगा और अभी 3 वीक्स में। फिर उसके बाद जो फ्यूचर प्लान्स हैं ग्रेजुएशन के बाद के अपनी ओन प्रोस्थेटिक आर्म की कंपनी हो और मैं प्रोस्थेटिक लेग्स और आर्म्स बनाऊँ और लोगों को हेल्प करूँ, जैसे जो अभी गाज़ा और पैलेस्टाइन में हो रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं
प्रोस्थेटिक लेग क्यों नहीं बनाऊँ, इससे कि उनको अभी मैं देख रहा हूँ कि उनको बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की और हम की हेल्प की। अच्छा, कमिंग बैक टू दैट थिंग जो आपने कहा कि मसल कंट्रोल्ड, तो उसमें कोई सिग्नल वायरल नहीं दिया जाता, चूँकि आपने इसमें मटेरियल डिफरेंट यूज़ किया है, क्योंकि नॉर्मली हम प्रोस्टेटिक्स में देखते हैं कि इवन मसल मूवमेंट से भी वो जो सिग्नल क्रिएट होता है उस सिग्नल से वो आर्म मूव होता है, इवन जो आपकी फिंगर्स हैं वो भी उसमें मूवमेंट करती हैं। तो इन दिस केस फिंगर मूवमेंट तो ज़्यादा नहीं होगी, ऐसा ही है? नहीं, फिंगर मूवमेंट होगी, ऐसे कि रिसर्च ने फाउंड किया और मैंने रिसर्च के आर्टिकल्स और पेपर्स पढ़े कि जिनके पास अपना आर्म नहीं है, वो एम्प्यूटेट हो गए हैं, उनके पास अभी तक नर्व्स हैं जो फिंगर में जाते थे, लिंक होते थे, तो वो नर्व्स अभी तक काम करते हैं। तो वो जब वो स्टिकर्स जब लगते हैं डिफरेंट पॉइंट्स में, तो वो जो नर्व्स होते हैं वो उनसे लिंक हो जाते हैं और वो ऐसा होता है कि वो एनालॉग को डिजिटल कन्वर्ट करता है सिग्नल। जैसे वो आपका ECG जब लेते हैं तो वो आपके मसल्स को एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट। राइट, अभी ये ज़रा टेक्निकल बात है, ज़रा आप एक्सप्लेन तो करें, लेकिन कितने लोगों तक पहुंचा पाए हैं, या जो प्लान अभी आपका है कि अच्छा आपने पहुंचाने हैं, उसका क्या प्लान आपने चॉक डाउन किया? जी, तो अभी ये जो मैंने बनाई है अभी फुली वर्किंग प्रोटोटाइप है, फुली वर्किंग। तो प्लान है कि मैंने टेस्ट भी किया है इस प्रोटोटाइप को, और प्लान है कि समर के मंथ के थ्रू में वर्क करूंगा इस प्रोस्थेटिक आर्म के कंपनीज के साथ और क्राउन प्रिंस फाउंडेशन के साथ, और इसको मैं डेवलप करूंगा फर्दर ताकि मैं हेल्प करूं पीपल को। कमर्शियल प्रिपरेशन ताकि उसकी हो सके। बिल्कुल अब्दुल्ला, बड़ा बेहतरीन आपने काम किया और मजीद हम चाहेंगे कि इसमें और इनोवेशन आए ताकि और लोगों की इसमें हेल्प हो सके। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक, स्टे विद अस। फुटबॉल की बात करते हैं। पाकिस्तान फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड 2 में सऊदी अरब से टकराने के लिए तैयार है और दोनों टीमें 6 जून को जिना फुटबॉल स्टेडियम इस्लामाबाद में होंगी मद्दे मुकाबले, और शायकीन को एक कांटेदार मुकाबले की तवक्को भी है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान टीम की, तो तारीख में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के दूसरे मरहले तक रसाई हासिल कर चुके हैं, जो कि अपने तौर पर बिल्कुल एक बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान अपना आखिरी मैच यानी क्वालिफाइंग राउंड 2 की अगर मैं बात करूं तो वो 11 जून को होगा ताजिकिस्तान में। ताजिकिस्तान के खिलाफ वो जाके मैच खेलेंगे और इन मैचेस के लिए कौमी टीम भरपूर तैयारी में मसरूफ है। तो आज नेशनल फुटबॉल प्लेयर्स, हमारे साथ 2 प्लेयर्स मौजूद हैं, साकिब और अली उज़ैर मौजूद हैं और इनसे हम करते हैं गपशप। साकिब अली, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सबसे पहले साकिब आप बताएं कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, और सबसे पहले तो हम टीवी टीम का शुक्रिया जो हमें इनवाइट किया, बात करने का मौका दिया। हाँ, अच्छा अली, शौक था पहले से, बचपन से फुटबॉल खेलने का? जी, मेरे मामू खेलते थे पहले आर्मी में, तो उनके साथ मैं जाता था ग्राउंड में, साथ ट्रेनिंग भी करता था उनके साथ। मतलब बचपन में उनको भी शौक था, फिर उनकी तरफ। अरे साकिब, और क्वालिफाइंग राउंड 2 की जब हम बात करें तो पाकिस्तान का ज़रा पहुंचना बहुत अहम था कि ज़रा क्वालिफाइंग राउंड 2 में पहुंचे। तो 6 जून जो मैच है सऊदी अरब के खिलाफ, कितनी तैयारी है? तैयारी तो हमारी पूरी है। जो पिछले गेम्स में हमारी थोड़ी खामियां थी, जो वीक पॉइंट थे, उस पर काम किया गया, और इस बार हमारा जो कैंप है वो बहुत फिज़िकली हम स्ट्रेंथ एंड कंडीशन पे बहुत काम किया है। तो इंशाल्लाह तैयारी हमारी पूरी है और अपना 100% ज़बरदस्त। जी अली, आप बताएं थोड़ा तैयारी से मुतालिक, टीम का मोराल कैसा है? साकिब भाई ने आपको बताया कि जैसे हम सुबह भी ट्रेनिंग करते हैं, शाम को भी करते हैं। सुबह हमारा जिम सेशन होता है, शाम को हम फिज़िकल फुटबॉल के साथ करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए एक ऑनर की बात है कि सऊदीया एशिया की बेस्ट टीम है, उधर पाकिस्तान में आ रही खेलनी। तो इंशाल्लाह इससे खेलने का हमें एक्सपीरियंस भी मिलेगा और आगे फुटबॉल। और साकिब, 6 जून सऊदीया से जो मैच है, कितना चांस है जीतने का और कितने मोटिवेटेड है खुद आप उस मैच के लिए? एज ए स्पोर्ट्समैन आप रियलिटी को फेस करते हो कि उनका लेवल, अब वो वर्ल्ड कप लेवल की टीम है, और अनलकीली, मतलब जो हमारे लकीली समझ लो, क्योंकि जो हमारे राउंड में जितनी भी टीमें आई है, जॉर्डन और सऊदी अरब, मतलब वेल रिकग्नाइज फुटबॉल नेशन है दोनों। तो इससे हमारा बहुत फ़ायदा हो रहा है, हमारे यूथ का फ़ायदा हो रहा है, और सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तान में हमारे होम पे मैचेस हो रहे हैं, तो या ऑब्वियसली हम जो एज ए प्लेयर हम फैक्ट को फेस करते हैं, लेकिन जब आप फील्ड में उतरते हो आप ये नहीं देखते कि हम किसके अगेंस्ट खेल रहे हैं। तो पूरा हम जितना भी हमारे अंदर है वो फील्ड में छोड़ के बाहर निकलेंगे अपना। अच्छा, ऐसे में अली, अगर ये देखा जाए कि टीम की बॉन्डिंग बड़ी ज़रूरी होती है, जाहिर है जो चीज़ जो बैक पे चल रहा होता है, टीम वर्क होता है, वो आपका बेसिकली ग्राउंड में फील्ड में जो है वो नज़र आ रहा होता है। तो टीम की आपस में कैसी दोस्तियाँ हैं, बॉन्डिंग कैसी है पूरी टीम की?
हमारी टीम तो ऐसे मसला नहीं है, मतलब हमारी टीम फैमिली की तरह, जैसे हम घर में फैमिली होती है, तो अगर फैमिली की तरह रहेंगे तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी आएगा। तो टीम भी माशाल्लाह बूस्टअप है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है अभी हम सऊदीया से। अच्छा, जनरली साकिब हम देखते हैं कि गिले शिकवे बहुत किए जाते हैं, फेडरेशन से किए जाते हैं, गवर्नमेंट से किए जाते हैं कि सपोर्ट नहीं किया जाता, तो क्या वो गिले शिकवे कुछ कम हुए हैं या कि नहीं हालात अभी भी वैसे ही हैं जैसे हम कुछ साल पहले जिक्र करते थे कि फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही जो कि दी जानी चाहिए? नहीं, अभी भी बहुत चीज़ें लैक कर रही है, लेकिन ये जो भी हमारी अभी PFF और जो नया कोच है हमारा, तो वो बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहा है और फैसिलिटी काफ़ी बेहतर हुई है। लेकिन हमारी डिमांड वही है, जैसे अभी ये सऊदी अरब और जॉर्डन के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो वो एक अच्छी फुटबॉल नेशन टीम है और वहाँ प्रोफेशनल लीग्स होते हैं, और अनलकीली हमारे पास अभी तक लीग नहीं है। और अभी हमारी मैनेजमेंट भी कोशिश कर रही है कोई लीग प्रोवाइड करने की, ताकि हमें बने बनाए प्लेयर मिले, फिटनेस में प्लेयर मिले। तो बहुत सारी चीज़ें अभी बेहतर होती जा रही है। और इंशाल्लाह साकिब, आपको गोलकीपर बनने का ही शौक था? नहीं, मैं यूथ में जब मैंने फ़ुटबॉल अपना करियर स्टार्ट किया था तो अंडर 13 अंडर 14 नेशनल टीम के साथ मैं एज ए मिडफील्ड खेल रहा था। तो उसमें जब अंडर 16 में हम गए प्रमोट हुए, तो उसमें हमारे दोनों गोलकीपर्स जो थे ओवर एज वो बाहर हो गए थे हमसे। तो मेरे सारे टीम वालों को पता था कि ये खेल सकता है। अब हमारे पास और कोई गोलकीपर नहीं था उस टाइम, क्योंकि उस टाइम 2 ही अलाउ होते थे टीम में। तो मुझे गोल में खड़ा होने दिया और बस मैंने परफॉर्म कर लिया। आपने माशाल्लाह परफॉर्म किया भी है। साकिब, वैसे यू लुक वेरी फिट, तो ये फिट रखने के लिए अपने आप को क्या करते हैं आप? डाइट, एक्सरसाइज क्या? अभी तक टू बी हॉनेस्ट हमें इतना इल्म नहीं था, मतलब हम ज़्यादा इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते थे। लेकिन अभी जो हमारा फिटनेस कोच है वो हमें गाइड करता रहता है, और अभी उन्होंने हमें पूरा प्लान दिया हुआ है, तो उस पर अमल करेंगे। और ज़ाहिर मालदीव्स में भी आप खेलते हैं, क्या मसरूफियात होती हैं वहाँ पर? मालदीव्स में एक अच्छी प्रोफेशनल लीग है और बहुत एक्टिव फुटबॉल नेशन है मालदीव्स। और मुझे मालदीव्स ने फ़ायदा ये दिया कि पीछे जब हमारा 2015 में फ़ुटबॉल बैन हो गया था, लकीली बस मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया था और ये पिछले 7 सीज़न में वहीं पे खेला हूँ। तो मुझे ये फ़ायदा हुआ है। और बदकिस्मती से हमारे प्लेयर जो बाकी पाकिस्तान में लोकल खेलते थे, तो वो अभी तक हमारा अभी स्टार्ट हुआ है। चैलेंज कप जो प्रोवाइड किया था अभी हमारी PFF ने, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है लोकल डोमेस्टिक फ़ुटबॉल के लिए। नहीं तो इससे पहले बस ये बेचारे ये गली मोहल्लों के फ़ुटबॉल खेलते थे, इवन हमारे नेशनल। और अली, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन रोल क्या रहा? कितना चेंज होते आपने देखा इस फुटबॉल को? ज़रा जब फैसिलिटीज़ की बात भी करते हैं, हम इवेंट्स की बात भी करते हैं, ताकि ज़रा और प्रमोट भी हो ये खेल और ज़ाहिर बहुत से नया टैलेंट भी आए। 3 साल से फुटबॉल बंद था, तो 2021 में फेडरेशन के मामला ठीक हुए हैं, तो कैंप लग रहा था। तो हमारा रोल ही ये था कि हमने वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड मैच जीतना है। तो उनकी मेहनत थी और लड़कों की भी मेहनत थी। जैसे पिछले दिनों में चैलेंज कप हुआ है, तो उसमें 3-4 नहीं तो 10-12 लड़के नए आए कैंप में। तो इस तरह अगर फुटबॉल होता रहे पाकिस्तान में, तो हमारी नेशनल टीम आगे प्रमोट होती रहेगी। अच्छा, बिल्कुल। देखिए, नेशनल टीम की अगर बात की जाए तो उसमें भी हम टाइम टू टाइम ये देख रहे हैं कि काफ़ी चेंजेस आ रही हैं, काफ़ी बेहतरी आ रही है। और ओवरऑल अगर मुल्क की बात की जाए तो बच्चों में हम देख रहे हैं कि क्रिकेट का क्रेज़ तो है, लेकिन साथ साथ फुटबॉल की तरफ भी रुझान बढ़ता बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अभी हम नेशनल टीम के साथ हैं, तो अब घर जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो मतलब उधर ट्रेनिंग नहीं होगी, इस तरह की डाइट नहीं होगी। अगर इसी तरह अगर फुटबॉल चलता रहे, मतलब चैलेंज का, लीग का, इस तरह के इवेंट होते रहे, तो हम फिट भी रहेंगे और नेशनल टीम के लिए भी खेलते रहेंगे। जैसे सऊदीया के प्लेयर जितने भी हैं, जॉर्डन के प्लेयर हैं, वो सब मतलब ऑलरेडी लीग खेल रहे हैं। तो अगर हमारे पास भी इस तरह की हो तो हम भी इंशाल्लाह आगे। यानी साकिब, अगर फुटबॉल को प्रमोट करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा लीग्स हों, इवेंट्स ज़्यादा हों, ताकि फिर आप लोग इंगेज रहें इसमें। जितनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी उतने हमारे जितने भी प्लेयर हैं इंटरनेशनल और इवन डोमेस्टिक, तो वो उनमें मशगूल होंगे और हमें अच्छा टैलेंट, जैसे अभी रिसेंटली ये 4 साल बाद चैलेंज कप जो अभी लोकल डोमेस्टिक हमारा हुआ है, तो कोच को भी बड़ा फ़ायदा हुआ है। एक यंग टैलेंट मिला है, कुछ 9 से 10 नए प्लेयर ऐड किए जो हमारी स्ट्रेंथ है, यूथ प्लेयर, तो उन पे भी काम हो रहा है। और इंशाल्लाह आगे ऐसे डोमेस्टिक हमारे या प्रोफेशनल लीग स्टार्ट होंगे तो ज़बरदस्त। अब 6 जून को अगर देखा जाए तो सऊदीया के साथ मुकाबला, और इसके अलावा 11 को अगर देखा जाए 11 जून को ताजिकिस्तान के साथ, किस तरह देखते हैं उनके प्लेयर्स की स्ट्रेंथ को आप, कि कैसे आप काबू कर सकते हैं? क्या स्ट्रैटेजी आप लोगों की होगी?
जी बिल्कुल, नई प्रिपरेशन तो हमारी दोनों टीमों के लिए, क्योंकि बीच में जो टाइम पीरियड है वो बहुत शॉर्ट है। और ये जो लीग की मैं बात कर रहा हूँ, यही चीज़ हमें यहाँ पे लैक करती है, क्योंकि अगर आपके कंट्री में प्रोफेशनल लीग हो रहा है तो आपके प्लेयर उसमें मसरूफ़ रहते हैं और वीक में 2 मैच आपको मिलते हैं, तो आपके प्लेयर उस स्ट्रेंथ के काबिल होते हैं कि अगर 6 या 5 दिन बाद आपको अगला ऐसे टफ मैच खेलने को मिलता है तो आप में स्ट्रेंथ रहती है। लेकिन अभी यहाँ पे अनलकीली हमारा कुछ हो नहीं रहा, तो वो थोड़ा हार्ड होता है कि मतलब 5 दिन का हमें टाइम पीरियड मिल रहा है, उसके बाद हमने नया जो प्लान बनाया हुआ है ताजिकिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन इस बार स्ट्रेंथ एंड कंडीशन पे बहुत अच्छा काम हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अली, और क्या कहना चाहेंगे स्पेशली फुटबॉल फैंस को कि वो आए इस इवेंट में जो क्वालिफाइंग राउंड 2 है, कि जिन्ना स्टेडियम पहुँचें, सपोर्ट करें फुटबॉल को, अपनी टीम को? मैं तो क्राउड को यही बोलेंगे कि वो आएँ, हमें सपोर्ट भी करें और इस मैच को एंजॉय करें, और हम जितने भी मतलब लड़के हैं वो बहुत खुश हैं और फिट भी हैं, और इंशाल्लाह ज़बरदस्त। ज़ाहिर लोग आना भी चाहेंगे। साकिब, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्राउड के हवाले से तो यही पैगाम है कि हमने ये जो दिन जो एक तारीख रकम की थी वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के सेकेंड राउंड में आने, वो इसी सिटी में था, जिन्ना स्टेडियम में था, और उसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा था। क्राउड अपना होम स्टेडियम, होम मतलब यूँ समझ लो कि 40% हमारा जो अपना क्राउड है, अपने फैंस है, फॉलोवर्स है, वो हमारी स्ट्रेंथ है। तो वो अलग ही इन्वायरमेंट था। मैं समझता हूँ कि उनका अपने फैंस का और सपोर्टर्स का बहुत बड़ा हाथ था जो वो दिन हम क्वालिफाई कर गए थे, और इंशाल्लाह अगर जितने भी हमारे सपोर्टर सपोर्ट करने आएंगे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत शुक्रिया साकिब, बहुत शुक्रिया अली, साथ मौजूद। ऑल द बेस्ट इन दोनों मैचेस के लिए भी और ज़ाहिर फुटबॉल के लिए भी। साथ मौजूद थे, हम बात फुटबॉल की कर रहे थे। नाजरीन, अब हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं। स्टे विद अस। अब बड़ा मज़ेदार सा सेगमेंट होने वाला है। मज़ेदार अपने ऐसे करे से मीठे रसीले आम सामने रखे हुए हैं। तो यही बात है, आमों का सीज़न है और हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि आम जहाँ पर बहुत अच्छे मिलते हो, पहले तो वहाँ पर दोस्तियाँ कर ली जाएं बहुत अच्छी, और उसके बाद उनसे रिक्वेस्ट की जाए जी हमें आमों का तोहफा भिजवा दिया। यानी मिर्ज़ा गालिब बनने का वक्त हुआ चाहता है। आम पे कोई शेर अनायत फरमा दें। अनायत तो फरमाते नहीं, आम पे शेर तो मुझे नहीं आता। कोई एक ना। नहीं आता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता। नहीं। ये शोएब, आप कैसे आम के फैन है यार? मैं खाता हूँ ना, मैं शेर नहीं पढ़ता। मतलब ये दिल से निकलता है। I believe in eating mangoes. हाँ. I believe in eating more mangoes and I believe in eating more and more mangoes. अब उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप जिस टाइम जिस सीज़न में आम को ऑर्डर कर रहे हैं, उस सीज़न में आप तक बहुत आसानी से पहुंच जाए, बजाय इसके कि आपने कब भेजे और कितने दिनों बाद आपको मिल रहे हैं, और उसके बाद आम अक्सर ख़राब भी हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा है। अब ज़रा ऐसी कोई सर्विस अगर हो कि आप बस सिर्फ सोचें, ऑर्डर करें और आम आपकी दहलीज पर, हाँ। तो फिर आता है मजा। तो आज जरा बात करते हैं कि कैसे आम की सप्लाई हो रही है। एग्जैक्टली। लेपर्ड्स कोरियर सर्विस कैसे आमों की सप्लाई के लिए तैयार है फॉर दिस सीजन, तो आज हम इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है लेपर्ड कोरियर सर्विस के जोनल हेड हैदराबाद सजाद मकबूल साहब ने, और रीजनल हेड रिटेल एंड एडजॉइनिंग बिजनेस मोहम्मद समीन। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले सर, हम कुछ टर्म्स हैं जो कि हमारे आसपास नजर आती है, हमें हम इंस्टाग्राम फेसबुक पे जाएं तो नजर आती है जी, फार्म फ्रेश। ये फार्म फ्रेश क्या है, कि क्या वाकई ऐसा होता है कि मैं अगर इस्लामाबाद में मौजूद हूँ जहाँ पे आम के दरख्त कम ही हैं और मुझे चाहिए सिंध से आम, तो वाकई मुझे मिल जाते हैं फार्म फ्रेश मैंगोज? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस शोएब एंड साबिन। बिल्कुल आपने सही जिक्र किया, एंड व्हाट अ राइट टाइम, यू नो, ईद इज़ जस्ट इन अ कॉर्नर, और माशाल्लाह सीज़न भी जस्ट टेकिंग ऑफ। बिल्कुल जो आपने कहा, फार्म फ्रेश इज़ वन ऑफ आवर यूनिक सर्विस। ये हमने कोई लास्ट ईयर से स्टार्ट किया, कीपिंग इन व्यू ऑफ यू नो जिस तरह की महंगाई थी और लोग यू नो मार्केट के रश एंड गर्मी। ये एक यूनिक प्रोडक्ट है हमारी, एक यूनिक सर्विस है। इसमें हम ये कर रहे होते हैं कि अक्सर ये होता है कि हम फ्रूट मार्केट्स में जाके मैंगोज ले रहे होते हैं। उसमें ये होता है कि कहीं पे यू नो मैंगो में क्वालिटी बड़ी देखी जाती है, कंप्रोमाइज़ हो जाती है। इस सर्विस में हम ये कर रहे होते हैं कि वहाँ से डायरेक्ट जो हमारे फॉर्म्स हैं वहाँ से ग्रीन मैंगोज विदाउट एनी केमिकल और कार्बाइड, तो वो डायरेक्ट डोर स्टेप पे यू नो कहीं पे मार्केट नहीं जाना, किसी क्यू में नहीं जाना, एट योर डोर स्टेप यू नो यू विल रिसीव योर मैंगोज। अच्छा, नहीं वो मार्केट से नहीं आएंगे, वो डायरेक्टली आपके फार्म से आएंगे। यस, दिस अ ब्यूटी ऑफ दैट फार्म फ्रेश इज कि वहाँ से डायरेक्ट जो है, जो भी हमारे फॉर्म्स हैं, बहुत सारे लोगों ने डॉक्यूमेंट्री हम सब ने देखी है कि पूरा जो मिरपुर खास का बेल्ट है, पूरा हैदराबाद से जैसे हम एंटर होते हैं तो यू नो यू विल सी मैंगो एवरीवेयर।
तो वहाँ से जो फ्रेश फार्म है वहाँ से जैसे ही प्लकिंग होती है, प्लकिंग के बाद डायरेक्ट हमारे बॉक्सेस एंड हमारी पूरी टीम होती है पैकेजिंग, और वहाँ से हम डायरेक्ट डिस्पैच कर रहे होते हैं फ्रॉम मीरपुर खास टू एनीवेयर इन पाकिस्तान, इवन इन रिमोट लोकेशन। हाँ, तो समीर साहब कितनी डिमांड है, लोग कितनी डिमांड कर रहे होते हैं और किस आम की ज़्यादा डिमांड कर रहे होते हैं? थैंक यू सो मच आप लोग का। बेसिकली इसके अंदर देखिए डिमांड जो है वो एक सीज़न के अकॉर्डिंगली आ रही होती है। होता कुछ इस तरह से कि मैंगो जो है वो इनिशियली स्टार्ट हो रहा होता है फ्रॉम हैदराबाद साइड ना, मीरपुर खास बेल्ट, एंड देन फिर उसके बाद वो मूव होता हुआ मुल्तान पे जाता है, जिसमें चौंसा बहुत ज़्यादा एक मुल्तान का फेमस है। वेयर सिंध का जो है वो हमारा जो सबसे जो बेस्ट है दैट इज सिंदरी। सो सिंदरी जो है वो एक इनिशियली स्टार्ट होता है, जिसके अंदर आपको पता है वो उसका इवन ग्लोबली जो है वो बहुत ज़्यादा एक इस आम की जो है वो बड़ी एक इम्पोर्टेंस है। तो इसको जो है हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं, एंड देन उसके बाद फिर हम अनवर रटोल, चौंसा और फर्दर जो जितनी भी एग्जाम है हम सबको ऊपर एक डील कर रहे होते हैं। ओके अच्छा, डिलीवरी चार्जेस क्या होते हैं? जैसे आपने खुद भी कहा रिमोट एरियाज तक भी पहुंचाते हैं आप, तो अगर कोई कश्मीर से बैठ के या गिलगित बल्तिस्तान में या खैबर से आपको अप्रोच कर रहा है कि उसको चाहिए, अब आने हैं हम मीरपुर खास से, चूँकि अभी सीज़न आपने कहा ना स्टार्ट हुआ, तो ज़रा हम स्टार्ट सिंदड़ी आमों से ही कर रहे हैं, अभी हमें सिंदड़ी आम ही नज़र आ रहे हैं, तो चार्जेस क्या होते हैं? कोई बहुत महंगा तो नहीं पड़ता? जब डिमांड बढ़ जाती है तो उस टाइप पे हम रेट्स भी ऊपर जाते हुए देख रहे होते हैं, क्या मुनासिब कीमतें उनको दी जा रही हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, मुनासिब ही हमने कीमत रखी है। हमारी कोशिश ये है कि देखिए हमारे ना ये 3 सेगमेंट्स में हमने इसको ब्रेक किया हुआ है ना। हम चाहते हैं कि हर तरह का क्लाइंट जो है, और आपको पता है पाकिस्तान में डिफरेंट क्लाइंट है, डिफरेंट एक लोगों की डिमांड है, लोगों की प्राइसिंग उस तरह से एक रखनी पड़ती है हमें कि हर कोई अफोर्ड कर सके। देखिए मैंगो जो है ना वो बेसिकली एक समर्स को एक फेस्टिवल की तरह है, समर्स को मनाने का एक है, तो प्राइजेस जो है वो हमने बहुत कॉम्पिटिटिव रखे हुए हैं कि आप ये समझें कि जो बंदे को यहाँ से स्कर्दू अगर भिजवाना है या गिलगित भिजवाना है तो उससे जो चार्जेस सिर्फ एक डिलीवरी के वैसे रेगुलर दे देते, तो वो समझे कि उसी के अंदर एक आम भी एक आ रहे होते हैं। अच्छा। तो ये एक बहुत एक अच्छा हमने बड़ा कॉम्पिटिटिव, और हमने इस तरह की एक प्राइस रखी कि जो उसको वहाँ जाके एक किसी भी क्या नाम है शॉप के ऊपर मिल रहा होता है, क्वालिटी आम जो है यहाँ से हम उसका पूरा एक भिजवाते हैं और बहुत रीजनेबल प्राइस के ऊपर भिजवा रहे होते हैं। ग्रेट। अच्छा सजाद साहब, एक और चीज़ भी हम देखते हैं कि जैसे कोई रिश्तेदार हमारे मुल्तान रहते हो, कोई दोस्त रहते हो, तो वो कहते हैं जी हम आपको आम भिजवा देंगे, लेकिन जिस तरह से भिजवाए जा रहे होते हैं कभी किसी गाड़ी पे या ट्रेन पे, तो समटाइम्स ये होता है कि वो क्रेट व्रेट ख़राब भी हो जाता है, आम ख़राब हो जाते हैं। आप लोगों की क्रेट सर्विस भी तो है, थोड़ा उसके बारे में बताइएगा कि अगर किसी ने भिजवाना हो आम किसी और शहर में, तो आप लोगों के पिकअप पॉइंट्स होते हैं, पिकअप सर्विस होते हैं कि आप लोग खुद वहाँ से उनके क्रेट पिक किए और फिर डिलीवर किए? जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। देखें सबसे ज़्यादा जो हमारी सर्विस एक जो पीक पे होती है वो होती है क्रेट सर्विस। अच्छा, ये क्रेट सर्विस जो आम आपने देखा होगा कि एक देसी वुडन क्रेट्स होते हैं हमारे जो मूव कर रहे होते हैं, इसमें हमारे दूसरे भी बॉक्सेस होते हैं, बट ज़्यादातर क्रेट में जो वुडन जा रहे होते हैं उसकी जो हैंडलिंग है, इसकी जो प्रोटोकॉल्स है वो हम बड़ा डिफरेंट कर रहे होते हैं। क्योंकि देखें ये कोई भी बंदा अगर ऑर्डर कर रहा है, भेज रहा है, तो दे यूज टू वेट फॉर दैट, स्पेशली फॉर मैंगो, और स्पेशली जो यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ से हम इस तरीके से कर रहे होते हैं कि सबसे पहले तो केमिकल फ्री होता है। सबसे अच्छी चीज़ है कि हमारी SOP है कंपनी की, हम इसमें कोई भी केमिकल अलो नहीं करते, ना केमिकल डालते हैं, ताकि ग्रीन मैंगोज़ वहाँ तक पहुँच जाए। तो हम क्या करते हैं, हमारे जो व्हीकल्स हैं, कंटेनर्स हैं, ओपन गाड़ियाँ होती हैं, वहाँ हमारे हब्स बने हुए। आई मीन कि अगर अब इस्लामाबाद का मैं एग्जांपल दूँ, वहाँ तक अगर फॉर एग्जांपल हम 18 से 19 घंटे में हमारी व्हीकल पहुँच रही है वहाँ पे, तो रास्ते में हमारे हब्स हैं, तो वहाँ से 2-4 जगह पे वो गाड़ी हमारी रुकती है, हम फिर उसको दोबारा चेक करते हैं। साथ साथ ये भी जरूर बताइएगा हमें कि मैंगो फीस्ट के हवाले से किस तरह से कस्टमर्स ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं इसमें, और उसमें कौन कौन से आमों की कैटेगरी मौजूद है? जी इसके अंदर बेसिकली मैंगो फीस्ट जो है वो हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट है, जो कि अंडर द अम्ब्रेला ऑफ गिफिफ्स। गिफिफ हमारा एक सेपरेट एक सर्विस है जिसके अंदर हमने प्योरली एक फोकस किया हुआ है कि प्रीमियम के ऊपर, जो क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, एक्सपोर्ट क्वालिटी मैंगोज होते हैं, और फिर उसमें पैकेजिंग और उसके प्रोटोकॉल्स और उसका डिपार्टमेंट ही बड़ा एक सेपरेट है। इवन उसके जो जितने भी हमारी टीम है उसका काम ही सिर्फ जो है उसको एक हैंडलिंग करने का है, फ्रॉम बुकिंग टू डिलीवरी। ये पूरा का पूरा जो है एक 360 एक पूरा इसका कॉन्सेप्ट जो है वो उसका एक सेपरेट डिपार्टमेंट है। इसके अंदर जो है ईजिली बहुत एक आराम से आप हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पे जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लेपर्ड्स के पास जो है वो 900 प्लस
एक रिटेल आउटलेट्स हैं, किसी भी एक्सप्रेस सेंटर पे नियर बाय जाके भी आप इसकी बुकिंग करा सकते हैं। सिमिलरली आप इसको जो है अपनी हमारी वेबसाइट के ऊपर भी जो है giftwave.com के ऊपर भी जाकर एक ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और ये कोई भी इतना एक प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बहुत एक जस्ट एक मिनट्स में आप जो है वो एक ऑर्डर प्लेस करके अपने अजीज को भेज सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, चले जी, बहुत शुक्रिया। सजाद साहब और समी साहब साथ मौजूद थे। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।